Hello everybody. Welcome back to our channel Exam Nova 360. My name is Aradhya and in today's class we will understand the very important topic of class 9, that is tissues. क्लास 9th में टिश्यूज चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको क्लास 10th में 11th में 12th में एंड इवन ग्रेजुएशन में भी आपको इस चीज का फाउंडेशन की हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्लास 9 से हम टिश्यूज और सेल्स के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स कि आगे की क्लास के लिए हमें एक बेसिक लाइन मिल जाए, क्योंकि आगे की क्लास में भी टिश्यूज और ये सारी चीजें हमारी, अगर आप बॉटनी में परस्यू कर रहे हो, जूलॉजी में परस्यू कर रहे हो, इन ग्रेजुएशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपका एक बेस लाइन फॉर्म हो जाता है। तो 9th क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से टिश्यूज का और सेल्स का एक बेसिक फाउंडेशन तैयार होता है। तो आज की क्लास में मेरे पीछे आप देख रहे होगे, in today's class we will got to understand about cells, tissues and organs. Basically class 9th में टिश्यू चैप्टर के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सेल्स आप पढ़ के आए हो, सेल्स आपको पता है क्या होती हैं, बट फिर से मैं एक बार सारे को कनेक्शंस को इंटरलिंक कैसे हैं एक दूसरे से, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, वो मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है तो क्या होता है बॉडी में। बॉडी बनने से पहले कोई एक तो चीज ऐसी आई होगी जिससे हमारी बॉडी का स्टार्ट होना, बनना स्टार्ट हुआ होगा। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई होम बना रहे हैं, हम कोई घर बना रहे हैं, उस घर को बनाने के लिए हमें सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए होती है? सीमेंट, ब्रिक्स, राइट। सीमेंट से भी पहले क्या चीज चाहिए होती है? क्या नहीं होगा तो हमारा फाउंडेशन भी नहीं बनेगा, घर तो बात की बात है। दैट इज आवर ब्रिक्स, राइट। अगर ब्रिक्स ही नहीं होंगे तो घर नहीं बन सकता, राइट। यानी कि ब्रिक्स जो है वो बेसिक यूनिट है फॉर अ बिल्डिंग, फॉर अ होम, फॉर एनी कंस्ट्रक्शन। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, चाहे घर बना रहे हो, ऑफिस बना रहे हो, ब्रिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट or the basic unit of that thing. Same in the case of organism. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब निर्माण होता है, जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसके लिए एक बेसिक यूनिट चाहिए होती है, एक फाउंडेशन चाहिए होती है, दैट इज आवर सेल। दैट इज आवर सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपने पढ़ा ही होगा, सेल अपनी लाइफ का एक बेसिक यूनिट है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक ब्रिक्स ली है यहाँ पे, ठीक है, और ये ब्रिक क्या है? दिस इज अ ब्रिक, ठीक है, ईंट जिससे घर बनाते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है? अगर आपके पास एक सीमेंट है और एक ब्रिक है, दैट मीन्स दिस इज इनफ टू बिल्ड अ बिल्डिंग, राइट। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ह्यूमन बॉडी के पर्सपेक्टिव से या फिर प्लांट्स के पर्सपेक्टिव से या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो सबसे जरूरी चीज क्या है लाइफ की? वो है सेल्स। क्या है? सेल्स। ठीक है। दिस इज अ डायग्राम, ओनली द 3D स्ट्रक्चर ऑफ सेल, दिस इज नॉट द साइंटिफिक डायग्राम। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज पे, How humans are made up of cells, tissues and organs. Humans are made up of cells, tissues and organs. Humans किससे बने हैं? Cells, tissues and organs. क्या सिर्फ humans ही cells, tissues and organs से बने हैं? The answer is no. All the living organisms present inside the earth, present on the earth, are made up of cells, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। अब आप बात करेंगे क्या सब में ऑर्गन्स प्रेजेंट है या सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट है? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। फर्स्ट वन इज मल्टी सेलुलर एंड सेकेंड इज यूनिसेलुलर। कितने तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं? तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो तरीके के बेटा। फर्स्ट वन इज unicellular and second is multicellular। समझ में आ रहा है? एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बने हो, एक ही सेल से बने हो। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ये अमीबा का मैं अगर एक एग्जांपल लूं,
तो अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है क्योंकि एक सिंगल सेल से बना है और इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो सारी प्रोसेस करेंगे जो एक प्रोसेस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। बट द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर इज इसमें बहुत सारी सेल से कोई ऑर्गेनिज्म बना हुआ है और जब वो बहुत सारी सेल्स से बना हुआ है दैट मीन्स इट शुड हैव और इट मस्ट हैव ऑर्गन्स। ठीक है, यानी कि उसके पास ऑर्गन्स हैं, इसके पास ऑर्गन्स नहीं है क्योंकि ये एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है। समझ रहे हो? तो यूनिसेल्युलर में भी सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीसेल्युलर में भी सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सेल आप बोल सकते हो इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और सेल इज द फाउंडेशन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहां तक आई थिंक क्लियर होगा। अब आते हैं टिश्यूज पे, उससे पहले डेफिनेशन देख लो। Cells are the smallest biological unit. What are the cells? What is the different definition of a cell? Cells are the smallest biological unit. Why we are calling the cell as the smallest biological unit? क्योंकि ये इतना छोटा होता है कि even माइक्रोस्कोप में भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी से you can see a cell. ठीक है, कोई भी सेल, लिविंग प्लांट सेल हो सकता है, एनिमल सेल हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल हो सकता है। ठीक है, तो सेल एक बहुत छोटा यूनिट होता है, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल यूनिट। ठीक है, ये किससे इसका क्या होता है, सेल से क्या बनता है? सेल से बनते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे एक ब्रिक्स से बहुत सारी बिल्डिंग्स बन जाती हैं, एक ब्रिक्स की मदद से, यानी कि बहुत सारी ब्रिक्स एक साथ जुड़ती 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 बहुत सारी बिल्डिंग्स बन जाती हैं। सेम इन द केस विद द ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारे सेल्स आपस में कनेक्ट होके कंबाइन होके एक ह्यूमन बॉडी या फिर एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, ये एक फिर से एक डायग्राम है जहां पे सेल दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रियाज दिख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, बट दिस इज जस्ट द 3D डायग्राम। ओके, दिस इज नॉट द साइंटिफिक डायग्राम आई हैव shown here. Okay, the next is what is tissue. अब आते हैं मेन मुद्दे पे, टिश्यूज क्या है। तो ठीक है, आपने सेल्स पढ़ लिया, व्हाट आर सेल्स, सेल्स पढ़ा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विदाउट विच लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बनना पॉसिबल नहीं है विदाउट अ सेल। ठीक है, सेल्स पढ़ लिया। अब सेल्स के अलावा क्या है, क्या सिर्फ एक सेल्स, मतलब सेल्स कैसे अरेंज होंगी, क्वेश्चन आता है ना कि क्या सेल्स सारी इकट्ठी रख दो तो क्या ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और अगर हमारी बॉडी ऐसी ही बन गई है तो ऑर्गन्स, किडनी, हार्ट कैसे फंक्शन कर रहे हैं, इन सबका अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन कैसे हो रहा है, तो समझते हैं। मैंने आपको ब्रिक्स का एग्जाम्पल दिया था, ये एक बहुत लाइव एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो कि सेल्स, टिश्यूज, ये सारी वर्ड्स क्या है, कैसे इंटरलिंक्ड है। तो समझो, इफ आई हैव अ ब्रिक, ठीक है, ये एक ब्रिक है, इट्स अ ब्रिक, एक है। अगर मैं एक ही ब्रिक से वो घर बनाना चाहूं तो इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नेवर बीन पॉसिबल कि एक ब्रिक से बिल्डिंग बन जाए। ठीक है, उसके लिए हमें बहुत सारी ब्रिक्स चाहिए। अब बहुत सारी ब्रिक्स अगर मैं ला भी दूं और मैंने बहुत सारी ब्रिक्स को क्या कर दिया, इकट्ठे रख दिया, तो क्या बिल्डिंग बन जाएगी? नो, क्योंकि बहुत सारे ब्रिक्स को जब आप एक अरेंज्ड फॉर्म में, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं रखोगे तो क्या बिल्डिंग बनना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने उसको एक ऑर्गेनाइज्ड या अरेंज वे में तो रखा ही नहीं। ठीक है, सेम हैपेंस विद द ऑर्गेनिज्म। जब तक सेल्स एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कनेक्ट नहीं होंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कंबाइन नहीं होंगे, वो कोई भी टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अब टिश्यूज क्या है? टिश्यूज है द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, the group of cells together make a tissues, the group of cells having same function and same specification or same structure for combine together to form a tissue. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं कि टिश्यूज क्या है तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर मैंने बहुत सारी, क्योंकि एक सेल से तो सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनता है, तो मल्टी सेल्युलर कैसे बनेगा? इट मीन्स कि अगर एक सेल्स है, बहुत सारी सेल्स में सेम साइज शेप की और सेम फंक्शन कर रहा है वो सेल, वो सेम फंक्शन और सेम स्ट्रक्चर वाले सेल्स बहुत सारे लेकर आई मैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मोर देन 2, ठीक है, उससे ज्यादा ग्रुप ऑफ सेल्स में लेके आई, मैंने उसको प्रॉपर अरेंज करा। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर बना छोटा सा,
कोई भी स्ट्रक्चर बना, यानी कि कंबाइन हो गए बहुत सारे सेल्स। अब उनका कोई नेम तो रखना पड़ेगा ना, ग्रुप ऑफ सेल्स तो बोलेंगे नहीं, बार बार बोलना है ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एक नेम देते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स को, जिसका नाम है टिश्यूज। जिसका क्या नाम है? टिश्यूज। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन टू और मोर cells combine together having same structure and same function is known as tissues, are known as tissues। ठीक है, मैं ब्रिक्स के एग्जांपल जरूर बताऊंगी, उससे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लें एक बार। ठीक है, let's see the definition of it। Tissues is a group of cells that have same structure and functions। टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनके सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन होते हैं। सिंपल। अब अगर मैं इसको एक फिर से वही वाला एग्जांपल पुराना वाला उठा लेते हैं। जैसे एक ब्रिक आ गई, एक ब्रिक आई, दिस इज अ ब्रिक, सपोज ये सेल है, एक सेल। अब मैं दूसरी ब्रिक लाऊंगी, वो दूसरी सेल हो गई C1 C2, सेल 1 सेल 2। ठीक है, फिर तीसरी सेल लाऊंगी सेल 3, फिर चौथी सेल लाऊंगी सेल 4। समझ रहे हो? तो ये बहुत सारी सेल्स को मैं ऐसे अरेंज करी, फिर मैं इसी की ऑल्टरनेटिव नीचे अरेंज कर दूंगी ब्रिक्स को, C5 C6 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद अरेंज करती रहूंगी। तो सबसे पहली चीज जो बनेगी वो क्या बनेगी? वो एक वॉल बनेगी। अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें एक वॉल बनाना पड़ेगा ना, फिर वॉल्स के बाद रूम्स बनेंगे, फिर रूम्स बन जाएंगे तब एक बिल्डिंग बन जाएगी कंप्लीट, है ना। तो सबसे पहले क्या आया? सेल आया, बहुत सारे ब्रिक्स, ब्रिक्स आए, ब्रिक्स बहुत सारे मैंने अरेंज किए एक प्रॉपर फॉर्म में, तो वो एक दीवाल्स बनी, वॉल्स बन गई। ठीक है, 4 वॉल्स का मैंने एक कमरा खड़ा कर दिया, रूम बना दिया। अब रूम्स बन गए, जब वो सारे रूम्स तैयार हो गए तो फिर उससे मैंने एक बिल्डिंग बना दी, बहुत सारे रूम्स से क्या बन गई? बिल्डिंग। तो यानी कि when two or more bricks combine together they form a wall, यानी कि जब एक से ज्यादा सेल कंबाइन होते हैं तो क्या बना देते हैं? एक वॉल, यानी कि टिश्यूज बना देते हैं। तो उन्होंने क्या बना दिया? बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यूज बना चुके हैं अब, और वो सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन वाले सेल्स हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी सेल, अगर आप ब्रिक्स भी ज्वाइन कर रहे हो तो क्या आप ऐसे ब्रिक्स ज्वाइन कर सकते हो? एक बड़ा ले लिया, फिर एक छोटा टेढ़ा मेढ़ा सा ले लिया, फिर एक बड़ा ले लिया, फिर एक ट्राइंगल ले लिया, फिर एक ट्राइंगल ब्रिक ले लिया, यहाँ पे सीमेंट फिल कर दिया, तो डज इट मेक एनी सेंस? नेवर पॉसिबल, ये कोई सेंस नहीं बनाता। तो हमें ब्रिक्स कैसी लेनी है? जिनका शेप और साइज सेम हो, यानी कि सेल्स के साथ भी सेम चीज हो रही है। सेल्स भी वही आएंगी जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होगा, वही मिलके एक प्रॉपर टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, तो टिश्यूज आई थिंक आपको क्लियर है अब कि टिश्यूज होता क्या है। यहाँ पे पीछे एक प्लांट टिश्यू का डायग्राम आप देख ही सकते हो। यहाँ पे एक प्लांट टिश्यू है जिसका एक कलरफुल सा सुंदर सा डायग्राम मैंने ऐड किया हुआ है, येट इट इज नॉट अ साइंटिफिक डायग्राम। तो इसको आप डायग्रामेटिक व्यू के लिए पिक्चर के लिए देख सकते हो, एज अ सपोर्ट पिक्चर की कैसा दिखता है एक टिश्यू। तो ये एक प्लांट टिश्यू है। नेक्स्ट इज, अब आते हैं व्हाट आर ऑर्गन्स। तो ठीक है, इससे समझाने से पहले मैं एक और चीज समझाना चाहती हूँ कि हमने ब्रिक्स वाला एग्जाम्पल देखा, तो ये एक ब्रिक थी, ये दूसरी, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, अब ये ब्रिक्स अरेंज हुई आपस में, तो ये एक तो था सेल। ठीक है, दिस वाज सेल, एक सेल, ये सारे क्या थे? सेल्स थे। जब ये आपस में कंबाइन हुए तो ये क्या बन गए बच्चों? टिश्यूज बन गए। क्या बन गए? टिश्यूज बन गए। ये क्या बन गए? टिश्यूज बन गए। अब टिश्यूज तो बन गए, यानी कि एक बिल्डिंग में हमने क्या कर दिया? एक बिल्डिंग में हमने क्या किया? हमने ब्रिक्स अरेंज कर दी, अच्छी तरीके से अरेंज कर दी ना, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करी है। ठीक है, अब वो ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करने के बाद हमें एक वॉल मिल गई, ये एक वॉल मिल गई। करते जाओगे अरेंज तो एक वॉल मिल जाएगी ना। अब वॉल तो मिल गई, यानी कि टिश्यूज बन गए। उसके बाद क्या? तो वॉल बनाने तक ही काम नहीं है ना, हमें तो बिल्डिंग बनानी है। उसके लिए वॉल्स को, बहुत सारी वॉल्स को जब एक साथ अरेंज करेंगे तो एक रूम बनेगा। यानी कि इसी की जैसे बहुत सारे टिश्यूज, एक और वॉल बनाया, सपोज मैंने ब्रिक्स से क्या बनाया? एक और वॉल बनाई।
ये भी सेल्स थे, ठीक है, और ये भी एक टिश्यू नंबर 2 लिख दो, ये दूसरा टिश्यू बना, सेम स्ट्रक्चर वाला और सेम फंक्शन वाला, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ सेल्स आके कंबाइन हुए, यहाँ पे भी कुछ सेल्स आके कंबाइन हो गए। अब ये क्या बन गए, दोनों सेल्स मिलके टिश्यूज बना दिए, एक टिश्यू ये, एक टिश्यू वो है, सेम। अब ये जो दो टिश्यू हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, दो वॉल्स मिल गई, तो अब दोनों वॉल्स को ज्वाइन करेंगे, चारों वॉल्स को ज्वाइन करेंगे, ऐसे ही दो टिश्यूज और बनाएंगे, अब बहुत सारे टिश्यूज है ना, वॉल्स बन गई, वॉल्स को कनेक्ट करेंगे तो रूम बनेगा, है ना। अब यहाँ पे भी हमें रूम बनाना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में समझते रहना, जो एग्जाम्पल दे रही हूँ बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठता है हमारे सेल्स और टिश्यू के डेफिनेशन में और समझाने में, तो इससे ही आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हो टिश्यूज क्या है, ऑर्गन्स क्या है। तो समझते रहना ध्यान से। यहाँ पे दो सपोज वॉल्स के लिए दो वॉल्स मिल गई एक रूम के लिए। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे आप देखो, अब मुझे क्या मिल गए, दो वॉल्स मिल गए, एक रूम तैयार हो गया, चार वॉल्स मिल गए, एक रूम बन गया। तो वैसे ही जब दो टिश्यूज या दो से ज्यादा टिश्यूज, when two or more than two tissues combine together, when they both combine together, ठीक है, जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो एक रूम बना। बिल्डिंग के केस में यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एक ऑर्गन। क्या बनेगा, एक ऑर्गन। सुनते रहना बहुत ध्यान से, ये बहुत इजी है, सुनने में लग रहा होगा कि ये क्या 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 बन रहा है, एक लिंकेज बना दिया आपने, चेन बना दिया, बट बहुत इजी है, इससे इजी कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं बायो में। समझना, सेल बना, वही सेल्स जुड़े तो टिश्यूज बना दिए, है ना, मतलब ग्रुप बन गया तो उसका नाम हमने टिश्यूज दे दिया। अब वो ग्रुप्स जो बने अलग अलग, उन सबको इकट्ठा लाए और उनसे जो स्ट्रक्चर बना उसका नाम ऑर्गन्स दे दिया, एज सिंपल एज दैट। उसका नाम क्या दे दिया, ऑर्गन्स। बिल्डिंग के केस से समझाऊं तो हमने ब्रिक्स रखी, ब्रिक्स से वॉल्स बनी, वॉल्स सारी वॉल्स को इकट्ठा करा तो एक रूम तैयार हो गया, उस रूम को हमने क्या बोल दिया, ऑर्गन बोल दिया बच्चों, क्या बोल दिया, ऑर्गन। अब हमारे पास ऑर्गन आ चुका है, यानी कि ऑर्गन की डेफिनेशन अगर मैं देखना चाहूं कि क्या होती है, तो ऑर्गन की डेफिनेशन क्या होती है, ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ two or more than two types of tissues organized to perform a specific function। समझ में आया। और सबसे इजी और सबसे जानने वाली बात वो ये है कि अगर वॉल्स बनी है किसी बिल्डिंग में तो आप उसको स्क्वायर शेप में ही अरेंज करोगे, एक वॉल है, दूसरी वॉल है, तीसरी है, चौथी है, अगर ऐसे अरेंज करोगे तभी जाके एक रूम तैयार होगा। उसको कहीं पे भी अरेंज कर दोगे तो ऐसे करके तो एक रूम तैयार नहीं होगा ना, दिस इज नॉट द वे। उसको कैसे अरेंज करना है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, वैसे ही बॉडी करती है, कैसे करती है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करती है ना। तो यानी कि बॉडी के टाइप में जब पढ़ते हैं तो सेल्स जब कंबाइन होकर टिश्यूज बन गई हैं, वो टिश्यूज जब बहुत सारे एक साथ आएंगे जिनका सेम फंक्शन होगा, वो क्या करेंगे, एक प्रॉपर वे में अरेंज होंगे, ठीक है, और उसके बाद एक ऑर्गन बना देंगे। ऑर्गन्स आपको पता है हमारी बॉडी में हार्ट है, किडनी है, लिवर है, स्टमक है ना, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है, सारे क्या है, ऑर्गन्स हैं, और इनके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। इसीलिए मल्टी सेल्यूलर बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। और सारे ऑर्गन्स होने का एक फायदा भी है कि बॉडी के हर पार्ट को अपना काम पता है, कि सबके पास एवरीबॉडी नोज देयर वर्क, सबके पास अपना अपना काम डिवाइडेड है। किडनी ने बोला चलो ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऑर्गन्स की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में अगर सारे सेल्स ऐसे अरेंज होंगे तो फिर कौन सा फंक्शन कौन सा सेल परफॉर्म करेगा, अगर एक भी सेल में डैमेज हो गया तो क्या सारी चीजें स्टॉप हो जाएंगी। इसीलिए हमने पर्टिकुलर काम डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। हमने क्या बोला, चलो किडनी बना दी, एक पर्टिकुलर सेल्स जो फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहे हैं उन सेल्स का टिश्यू बनाया, टिश्यू उन सारे टिश्यूज का हमने एक ऑर्गन बना दिया जिसका नाम दे दिया हमने किडनी, ठीक है। उस किडनी को हमने बोल दिया चलो भाई तुम फिल्ट्रेशन में हेल्प करना, तुम क्या करना, फिल्ट्रेशन में हेल्प करना। ऐसे ही हमने हार्ट बना दिया कि ब्लड का जो पंप होगा वो तुम कर लेना। स्टमक बना दिया कि चलो डाइजेशन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन बना, डाइजेशन में आप हेल्प करोगे। ब्रेन बना दिया कि चलो जितने भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले काम होंगे वो आप करेंगे। समझ में आ रहा है। तो यानी कि ऑर्गन्स इतने इंपॉर्टेंट इसलिए हैं ताकि सारे काम इजीली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाएं। ऑर्गन्स
सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, सिंगल सेलुलर के पास कोई ऑर्गन्स नहीं होते, तो वो अपना काम कैसे करते हैं? तो उनके पास सेल के अंदर ही बहुत सारे जैसे वैक्यूल्स होते हैं, जैसे अमीबा में सूडोपोडिया बन जाता था फूड को ग्रैब करने के लिए, है ना, और एक वैक्यूल बन जाता था, उसको एक्सक्रीट आउट, सेल के अंदर ही एक्सक्रीशन हो रही है, डाइजेशन हो रही है, एक ही सेल के अंदर सारा काम होता है। बट मल्टी सेलुलर में ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। हाउ दे आर रिलेटेड, कैसे ऑर्गन्स आपस में रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए, जैसे एक ऑर्गन है, क्या वो अकेला अपना काम कर रहा है? नहीं, वो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पे डिपेंड है। कैसे? अगर हार्ट ब्लड को पंप नहीं करेगा तो पूरी बॉडी तक ब्लड, पूरी बॉडी के सेल्स पार्ट्स तक या सेल्स तक ब्लड नहीं पहुंच सकता, तो हार्ट को तो ब्लड पंप करना ही पड़ेगा। लंग्स अगर रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो क्या ऑक्सीजन सारे बॉडी तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। अगर स्टमक में डाइजेशन नहीं होगा, फूड पाइप अच्छे से काम नहीं करेगा, माउथ अच्छे से काम नहीं करेगा, समझ में आ रहा है, चीविंग अच्छे से नहीं होगी, तो क्या खाना अंदर जाएगा बोलस के फॉर्मेशन में? क्या खाना डाइजेस्ट हो पाएगा? नहीं होगा। अगर पानी जो पीते हैं वो स्टमक से होते हुए कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए किडनी तक नहीं जाएगा फिल्टर होके यूरिन बनने की प्रोसेस तक, तो किडनी क्या यूरिन बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। यानी कि सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, यानी कि एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि एक घर होता है, उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, वो रूम्स आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, जैसे कि ज्वाइंट इन द सेंस कि एक रूम उसके बाद दूसरा, ऐसा नहीं कि पूरा एक हॉल बनाया उसमें ऐसी रैंडम हमने रूम प्लेस कर दिए और किसी रूम से किसी का कनेक्शन नहीं। समझ में आ रहा है? तो सेम हैपेंस विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि वो एक ऑर्गन्स जब बने मल्टी सेलुलर में ऑर्गेनिजम्स में, तो ऑर्गन्स एक दूसरे से लिंक्ड है, डिपेंडेंट है, उसी को ऑर्गन सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज योर, तो जो सबसे पहली चीज आती है ऑर्गेनिज्म के बनने में, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो आता है हमारे पास सेल। क्या आता है? सेल। सेल्स के बाद क्या बनता है? टिश्यूज। तो फर्स्ट वन इज आवर सेल, सेकेंड वन इज आवर टिश्यूज, थर्ड क्या बना? टिश्यूज बने, उसके बाद क्या बना? ऑर्गन, और इसके बाद एक बनता है ऑर्गन सिस्टम। बनता नहीं है, बट वो ऑर्गन सिस्टम क्या है कि पहले डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, फिर एक्सपायर उसके बाद एक्सक्रीशन आता है, यानी कि ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड है। ब्रेन से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होती है बॉडी की। समझ में आ रहा है? सो हाउ डू दे हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव? टिश्यूज पढ़ रहे हैं, सेल्स पढ़ रहे हैं, ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, तो कैसे ये ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है सर्वाइव करने में? अभी बताया जैसे मैंने आपको कि अगर ऑर्गन्स नहीं होते तो हमारे बॉडी में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती कि कौन सा ऑर्गन या सेल क्या काम कर रहा है या कैसे काम हो रहा है, काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है? तो यानी कि वो आपस में रिलेटेड कैसे हैं? आपस में इस तरीके से रिलेटेड है क्योंकि उनके काम डिवाइडेड है। समझ में आ रहा है? ब्रेन का काम कुछ और है, आईज का काम देखना है, कान का काम सुनना है, नोज का काम एयर को ब्रीथ करना है। समझ रहे हो? एवरी ऑर्गन हैज देयर डिफरेंट वर्क टू डू। तो ये इस तरीके से ऑर्गेनिज्म की हेल्प करते हैं। नाउ लेट्स सी द वर्क इन अ शॉर्ट फॉर्म। सेल्स का क्या काम है? ये न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर करता है अराउंड द बॉडी। टिश्यूज ये शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल्सो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गन्स क्या करते हैं? ऑर्गन्स बॉडी के सिस्टम को परफॉर्म कराने में, जैसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसको परफॉर्म कराने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑर्गन्स allow body system to perform specific function. If you want to take the screenshot of it, you can take the screenshot. इस ये फ्लो चार्ट इसलिए बनाया मैंने शॉर्ट फॉर्म में कि जब भी आप आंसर राइटिंग करते हो इन योर एग्जामिनेशंस, तो आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, बिकॉज नेक्स्ट you will gonna be appear for your both class 10th, तो अभी से आपके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो अगर आप इस तरीके के कुछ शॉर्ट फॉर्म लास्ट में लगा देते हो प्रॉपर डेफिनेशन समझाने के बाद, तो ये आंसर्स को और अट्रैक्टिव बना देता है, ठीक है। ओके, think about the different types of tissues in the human body such as muscles and nervous tissue. बहुत तरीके के टिश्यूज होते हैं, मस्कुलर, नर्वस, वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू। अभी हमने सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी है, समझा है टिश्यू होता क्या है। यहाँ पे कुछ टिश्यूज का पिक्चर लगाया हुआ है मैंने, जैसे कि पेरेन्काइमा टिश्यू, कॉलेनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये सेम शेप के सेल्स हैं जो आपस में अरेंज्ड हैं।
ये भी सेम शेप के हैं, ठीक है, और इन सब की भी सेम शेप है। कोई भी सेल ऐसा नहीं है कि अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर का सेल आ गया हो, और इनके फंक्शंस भी सारे सेल्स के सेम होंगे, तभी वो एक टिश्यू बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे डायग्राम है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है एनसीईआरटी की बुक पे देख के कि किस चीज का डायग्राम है, कौन से टिश्यू का, प्लांट टिश्यू है या एनिमल टिश्यू है। हालांकि नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस ओनली, कि प्लांट टिश्यू से स्टार्ट करेंगे या एनिमल टिश्यू से। सबसे पहले एनसीईआरटी में प्लांट टिश्यू है, तो नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट टिश्यू ही पढ़ने वाले हैं। So how does tissue differ in terms of their structure, function, and why is it important for the body to have different types of tissues, है ना। अगर बॉडी में सिर्फ एक टाइप का टिश्यू होता तो क्या बॉडी सर्वाइव कर पाती या नहीं कर पाती, क्यों अलग अलग टाइप के टिश्यूज की जरूरत पड़ रही है। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। उससे पहले आपको ये जो टिश्यूज का एक कॉन्सेप्ट है, ऑर्गन्स का, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, ये क्लियर होना चाहिए। So please do watch, like and subscribe. Thank you so much.